अगला चैप्टर पढ़ेंगे संधारित्र तथा धारिता। ठीक है, सबसे पहले जानिए संधारित्र होता क्या है। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसा समायोजन है जो विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, माने विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ध्यान सुनिए। पहले संधारित्र क्या होता है? यह विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करता है। क्या करता है? समझ में आया? और इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब ध्यान से सुनो। जैसे हमें किसी मशीन को प्रारंभ करना है, माने चलाने के लिए प्रारंभ करना है। जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है, उसको अगर हम लोग जो है उसको मतलब धक्का देकर उसको चलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट में मतलब प्रारंभ में ज़्यादा बल लगाएंगे, उसके बाद जब चलने लगता है तो कम बल लगता है कि नहीं? ऐसे जैसे कहीं पर गंदगी है, अगर हम उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो जल्दी साफ़ नहीं होगा, उसका दाग लगा रहेगा। अगर उस पर पानी का एक झटका एक साथ दे दिया जाएगा तो साफ़ हो जाता है। तो मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमें प्रारंभ में अत्यधिक बल या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कैपेसिटर का काम क्या है? यह ऊर्जा को संग्रहित करता है और जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है वह 1 सेकेंड से कम समय में तुरंत जो है उस ऊर्जा को उड़ेल देता है। जब जहाँ पर वह उड़ेलेगा तो वह जिस कार्य के लिए उसको भेजा जाएगा वह कार्य प्रारंभ कर देता है। जैसे पंखा है, पंखा को चलने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट जैसे बिना कंडेंसर का पंखा अगर आप चालू करेंगे तो धीमा चलेगा, कभी तेज़ होगा, कभी धीमा होगा। हाँ, लाइन के हिसाब से नहीं, वो लाइन एक समान रहेगा तब भी वो ऐसा करेगा। उसका कारण यह है ना, जैसे कि उसको ये जब कंडेंसर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है। जैसे हम लोग बटन ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, उसमें से ऊर्जा जाता है, उसको चालू कर देता है। जब चालू हो जाता है ना तो जड़त्व के कारण कुछ और कुछ इसमें से कम ऊर्जा, तब उसके चलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात समझ में आया? मोबाइल में जो फ्लैश हम लोग फ़ोटो खींचते हैं कैमरे में, उसमें भी क्या होता है? कैपेसिटर लगा रहता है। कैपेसिटर जैसे कि हमें बहुत कम समय में फ्लैश से आता है। जैसे जब फ़ोटो खिंचाता है तो फ्लैश नहीं होता है, तो फ्लैश कहाँ से आता है? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में चेंज होता है। किस में वो चेंज होता है? तो विद्युत ऊर्जा जब एकत्रित रहेगा कहीं तब ना, तो क्या करता है? उसमें कैपेसिटर जो रहता है विद्युत ऊर्जा को एकत्रित किए रहता है। जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं वो पूरा उड़ेल देता है, माने पूरा विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। बात समझ आया ना? तो कैपेसिटर की आवश्यकता मतलब संधारित्र की आवश्यकता इसीलिए पड़ी। और शुरू में जब संधारित्र नहीं बनाया गया था तो ये जो है बस सिस्टम मतलब व्यवस्था सब कुछ बना था, लेकिन उसको वो सही से नहीं चल पा रहा था। समझ में आया? तब एक तकनीकी का विकास किया गया कैपेसिटर, और कैपेसिटर से हर एक विद्युत उपकरण आसानी चलता है। वो उसका काम है विद्युत ऊर्जा का स्टोर करना। विद्युत ऊर्जा को जब संग्रहित कर लेता है और उसमें से जब माने विद्युत उपकरण लगाया जाता है तो आसानी से कार्य करता है। ये है कैपेसिटर का थोड़ा सा परिचय। बात समझ में आया? संधारित्र का। अब हम लोग जो संधारित्र हम लोग यूज करते हैं वो बेलनाकार होता है, ऐसे होता है, बेलन की तरह होता है ना। कंडेंसर देखे हो कि नहीं? हाँ, न देखे वही पंखा जाए खोल के पीछे से ना निकाले तो ऐसे बेलनाकार रहे लंबा सा ना। तो कैपेसिटर हम लोग बेलनाकार यूज करते हैं, और बेलनाकार कैपेसिटर हमें पढ़ना नहीं है इंटर में। बात समझ में आया? हमें कैपेसिटर कई प्रकार का होता है, बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है, वो किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन उसमें 2 प्लेट होना चाहिए। एक प्लेट पे धन आवेश, एक प्लेट पर ऋण आवेश। काहे के लिए वो बहुत कम समय में अपना ऊर्जा तुरंत ट्रांसफ़र करता है? उसका कारण देखो। जैसे क्या है, मान लो एक प्लेट यह है, इस पे धन आवेश है, क्या है? इस पे ऋण आवेश है। धन ऋण क्या करते हैं? आकर्षक। जैसे हम इनको
जैसे हम इनको मतलब स्विच ऑन करेंगे तो ये दोनों आपस में संपर्क में हो जाते हैं, दोनों का कनेक्शन क्या होता है, संपर्क में हो जाता है। तो धन ऋण आपस में मिलते हैं एकाएक, तो ऊर्जा तुरंत जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। समझ में आया, आकर्षण बल होता है ना, अब जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारा जो साधन है वो चलने लगता है, और फिर ये ऊर्जा का स्टोर करना प्रारंभ कर, मतलब उधर उपकरण चलता रहता है, ये ऊर्जा का स्टोर करता रहता है, और जब उसको कमी पड़ेगी तो ये देता रहता है। समझ में आया, ये संधारित्र का पूरा सिस्टम है। और हमें बस इसमें हम सिलेबस में सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाँ, और सब संधारित्र के बारे में नहीं पढ़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है, बेलनाकार संधारित्र, गोली संधारित्र, ये सब जो है हम नोट्स में लिखवा देंगे, ठीक है, कंपटीशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रारंभ करते हैं, संधारित्र से नहीं प्रारंभ करेंगे हम लोग, चालक अचालक विद्युत रोधी जो है अर्धचालक वहाँ से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए चालक। चलें, लिखो, वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो उसे चालक पदार्थ कहते हैं, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, सोना, लोहा आदि। हो गया। अब कोई पूछेगा कि बताइए क्यों यह विद्युत का प्रवाह आसानी से करता है, जिसका कारण क्या है? इसमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाँ, जिस पदार्थ में अधिक से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वह अच्छा चालक होता है। बात समझ में आया? अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाहरी कक्षा से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह जो है परमाणु के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें घूमता रहता है। जैसे परमाणु को घर मान लीजिए और जो पदार्थ है उसको गांव मान लीजिए, तो घर के बीच में, एक घर दो घर के बीच में जगह होता है ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन काम है उसी जगह में घूमना, गांव के बाहर नहीं जाएगा, मतलब पदार्थ से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे है गाटर है ना, जो इसमें का मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर थोड़ी निकलेगा, जो उसमें परमाणु के बीच में रिक्त स्थान है उसी में घूमता रहता है, और उसी के घूमने से उसमें विद्युत बहता है उसके घूमने से। लेकिन उसकी घूमने की सिस्टम अनियमित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नियमित। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित गति करता है, एक दिशा में गति करता है, तब धारा बहता है। बात समझ में आया? धारा कब बहता है? हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन को नियमित रूप से एक दिशा में गति कराया जाएगा तब धारा बहता है। अनियमित गति से भी धारा बहता है, लेकिन उसमें परिणामी धारा शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर किसी कारणवश सभी इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहाँ से सभी इलेक्ट्रॉन अगर एक दिशा में गति करने लगे, ऐसा कोई सिस्टम बना दो कि सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करे, तब क्या होगा? धारा बहने लगेगा। किस दिशा में बहेगा? उसके विपरीत दिशा में। समझ में आया? करंट का फ्लो किधर होगा? इधर होगा। बात समझ आया? तो चालक क्यों अच्छा, मतलब विद्युत का प्रवाह आसानी से करता है? तो इसका उत्तर है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नोट में लिख लो, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और दूसरा भी नोट लिख सकते हो। दूसरा नोट
क्या लिख सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक दिशा में गति करते हैं तब विद्युत धारा बहती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक ही दिशा में गति करते हैं तब विद्युत धारा बहती है। ठीक हो गया। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के निश्चित दिशा में गति करने से धारा बहती है। और तीसरा पॉइंट ये लिख लो कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब कोई पूछेगा क्यों शून्य होता है, तब इसका क्या जवाब है? क्योंकि उसके भीतर आवेश रहता ही नहीं है। हाँ, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। कोई पूछेगा क्यों, तब क्या कहोगे? हाँ, और तीसरा पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट चौथा, आवेशी चालक के पृष्ठ पर, आवेशी चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ पर कामा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिख लो, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि कोई चालक है तो उसमें परमाणु होता है और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो परिणामी आवेश क्या हो जाता है? शून्य। चालक में परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश। जब प्रोटॉन धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, तो उसका परिणामी क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, आवेशी चालक के पृष्ठ पर, आवेशी चालक के पृष्ठ पर, ध्यान दें, आवेशी चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये वाला तो हम करवाए थे ना, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। और अचालक रहेगा तो हाँ, हाँ, तो अगला हेडिंग डाल दो। ये तो चालक हो गया, चालक की कहानी। अब विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी में क्या होता है? ध्यान से सुनिए। हाँ, लिखिए, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह, जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता, उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ, जैसे रबर, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज इत्यादि।
परावैद्युत पदार्थ। हाँ, इसको ध्यान से देखिए। विद्युत रोधी में क्या होता है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन उन्हीं विद्युत रोधी पदार्थ में से एक पदार्थ को निकाला गया। विद्युत रोधी पदार्थ का मतलब ऑब्जर्वेशन माने अवलोकन करने के बाद उसमें से एक ऐसा पदार्थ निकाला गया जिसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसमें क्या सिस्टम है, जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसके पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से सुनिए, हम क्या बोले हैं, चालक पदार्थ में विद्युत प्रवाह आसानी से होता है, विद्युत रोधी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नगण्य होता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन ढेर सारा विद्युत रोधी पदार्थ इकट्ठा करके उसमें सभी पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। समझ में आया? और जब उन पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो कुछ पदार्थ उसमें से ऐसे हुए जो अपने पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न मतलब उनके पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उस पदार्थ को निकाल लिए बाहर और उसको परावैद्युत पदार्थ नाम दिया गया। बात समझ में आया? तो इससे क्या पता चलता है, सभी परावैद्युत पदार्थ विद्युत रोधी कहलाते हैं, लेकिन सभी विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत पदार्थ नहीं होंगे, क्योंकि ये परावैद्युत पदार्थ कहाँ से आया, विद्युत रोधी में से। समझ में आया ना? परावैद्युत पदार्थ कहाँ से आया, विद्युत रोधी में से हम लोग इकट्ठा छांट कर निकाले हैं। अब हम बोले हैं कि मतलब सभी विद्युत रोधी पदार्थ को हम परावैद्युत नहीं कह सकते। किसे कह सकते हैं, जो विद्युत रोधी पदार्थ जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए और अपने ऊपर वो आवेश उत्पन्न कर ले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। बात समझ आया ना? तो फिर से समझ लो, हम लोग चालक पदार्थ के बाद में चालक पदार्थ के बारे में बात किए, उसके बाद विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में बात किए। अब विद्युत रोधी पदार्थ में से एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसको परावैद्युत पदार्थ क्यों कहा गया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये अपने ऊपर आवेश उत्पन्न कर लेता है। समझ में आया? इन्हीं परावैद्युत पदार्थ का उपयोग हम लोग विद्युत माने इलेक्ट्रिकल विभाग में करते हैं। विद्युत के विभाग में इन्हीं परावैद्युत पदार्थ का उपयोग होता है। जैसे अभ्रक हो गया, रबर हो गया, ये सब जो है उपयोग होता है ना विद्युत में। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग परावैद्युत पदार्थ का परिभाषा लिखेंगे। बोले वे विद्युत रोधी पदार्थ जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने से अपने पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न कर लेते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? वे विद्युत रोधी पदार्थ जिसको विद्युत क्षेत्र में रखने से अपने ऊपर आवेश उत्पन्न कर लेते हैं, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत रोधी में और परावैद्युत में बहुत बारीकी से अंतर है। क्या अंतर है? सभी विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत नहीं हो सकते, परंतु सभी परावैद्युत पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं। इसको नोट कर लो, नोट में लिख लो। सभी विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत पदार्थ नहीं होते, परंतु सभी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत रोधी कह सकते हैं।
हाँ, आगे क्या है ध्यान से देखिए, परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार, इसमें देखिए ये कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ और दूसरा होता है ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ और अगला क्या है, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ठीक, तो अध्रुवी में हम लोग क्या लिखेंगे, अध्रुवी में लिखिए वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं उसे अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक, नोट में लिख ले, बहुत अच्छा नोट लिखा। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में कोई परिणामी एवं अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। कोई परिणामी एवं अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। जैसे हम लिख ले N2 O2 S2 आदि, N2, O2, S2 आदि। तो देखिए अध्रुवी परावैद्युत में क्या होता है, इनके अणुओं के केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। अणुओं के केंद्र संपाती मतलब कि धनावेश, मतलब अणुओं में धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र एक ही होता है। संपाती मतलब क्या होता है, दोनों का केंद्र एक ही हो, तो उसको हम लोग संपाती कहते हैं। जैसे धनावेश का केंद्र यहीं पर है तो यहीं पर ऋणावेश का केंद्र हो। और जिसके केंद्र संपाती होते हैं ना, उसमें ध्रुवण नहीं होता है। अब तुम लोग सोचोगे सर ध्रुवण क्या होता है, वो ध्रुवित नहीं होते हैं। ध्रुवित का मतलब होता है कि उनकी आकृति में मतलब संकुचन, जैसे जैसे आकृति है आकृति वैसे ही रहेगी। और अगर ध्रुवण में क्या होता है, उसके आकृति में परिवर्तन हो जाता है। आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग ध्रुवित कहते हैं। ठीक, अब जैसे समझ लो यहाँ पे है, ये मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ है, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। कौन परावैद्युत पदार्थ है, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। ठीक, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। इसमें क्या है कि मतलब इसके अणु है, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ के अणु है, और अणुओं में जो धनावेश और ऋणावेश है उनके केंद्र क्या है, एक ही है। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है। जब वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है तो उनके केंद्र एक ही है, तो उसके अणुओं में कोई विकृति नहीं होगी। विकृति का मतलब समझ रहे हो ना, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए जब आकृति में परिवर्तन नहीं होता तो उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। हम लिखवाए ना अभी कि अध्रुवी अणुओं का कोई अस्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अध्रुवी अणुओं में कोई अस्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके केंद्र संपाती होते हैं, मतलब इसमें धनायन और ऋणायन के केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं।
और अणुओं में कोई विकृति नहीं होता है। जब अणुओं में कोई विकृति नहीं होता है तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्या होता है? अच्छा, जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे, जब अध्रुवीय अणु को वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तब क्या होगा? जब वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो हम बोले हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर से इधर है ना। तो यहाँ पर कौन सा आवेश मानते हैं? धन, और यहाँ पर क्या मानते हैं? ऋण। समझ में आया? जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो हम बोले थे कि धन और ऋण का केंद्र एक ही होता है। धन और ऋण का केंद्र एक ही होता है। धन का केंद्र और ऋण का केंद्र कहाँ होता है? एक ही होता है। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, ऋण वाला, इसका ऋण वाला सिरा धन की तरफ खींचा जाएगा ना, और धन वाला सिरा इससे दूर भागेगा उधर। इसलिए देखो यहाँ पर ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, यहाँ धन। तब इसमें थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। बात समझ आया? इसमें देखिए, अब आकृति में थोड़ा सा विकृति होता है, लेकिन परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य। इसलिए अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसका कोई अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। बात समझ आया ना? एक क्यों ऋण इधर हुआ बता दिए, समझ में आया ना? कहीं वैद्युत क्षेत्र लगेगा तो हम लोग दो चीज़ माने दो बात ध्यान देंगे। जिधर डायरेक्शन रहेगा उधर ऋण आवेश बना दिया करो, और जिधर से चलता है पुच्छ की तरफ धन आवेश, तो अपने आप पता चल जाएगा कौन आवेश किधर होगा। इसमें धन ऋण होता है ना, तो ऋण वाला तुरंत इधर खींचा जाएगा और धन वाला उधर। देखो है ना, ये हो गया। ऐसे परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत में लिखिए, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिसके अणुओं में उपस्थित धनावेशित और ऋणावेशित, अणुओं में उपस्थित धनावेशित और ऋणावेशित के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। हाँ, तो देखिए ध्यान से, इसकी विशेषता क्या है, हम उसमें विशेषता नहीं लिखवाए थे, इसमें लिखवा दे रहे, उसी से समझ जाना है उसको भी। ये विशेषता नोट में ही लिख लीजिए। पहला, इसका अस्थाई परिणामी व अस्थाई, इसका परिणामी व अस्थाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दूसरा, यह असमान अणुओं के बीच, यह असमान परमाणुओं लिख ले, असमान परमाणुओं से बनता है। यह असमान परमाणुओं से बनता है। तीसरा लिख ले, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, शून्य होता है। अगला लिख ले, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
इसमें अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है परावैद्युत पदार्थ है, और कौन सा परावैद्युत पदार्थ है? ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में असमान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। असमान प्रकार के परमाणु मतलब इससे कि H हो गया एक Cl, जब यह Cl बनेगा तो यह ध्रुवी परावैद्युत में आएगा। किस में आएगा? हाँ, मतलब असमान अणु, असमान अणु है ना, अलग अलग, और उसमें क्या था? समान था, N2O2 ऐसे करके था। तो असमान अणु से जो असमान अणु से बना होगा विद्युत रोधी पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ, उसको ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, वैद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य। तो वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो इसमें जो है धन और ऋण के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, और हर एक अणु का, इसका भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, सबका होता है, लेकिन अलग अलग होता है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? शून्य। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? शून्य। और यहाँ आप लिख दे रहे हैं मतलब P बराबर 0, ठीक, P बराबर 0। अब क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर कौन सा आवेश होगा? धन, और यहाँ पर ऋण होगा कि नहीं? जब धन है तो ये ऋण वाले को अपनी तरफ खींचेगा, और ये धन ऋण, इस धन को ए वाला ऋण खींचेगा। जब इस ऋण को ए वाला धन खींचेगा और इस धन को ए वाला ऋण खींचेगा, तो आकृति में क्या होगा? विकृति उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? विकृति उत्पन्न होगा, और उस विकृति के कारण जो अणु है, अणु विकृति हो जाए, माने उस विकृति का इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? हाँ, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवी परावैद्युत में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। हाँ, इसको ध्यान से लिखिए, या तो यहाँ ध्रुवी लिख दे रहे हैं, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण या परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण ही चलने दीजिए। लिखिए, जब परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब अणुओं के नाभिक कोष्टक में धन लिख ले। नाभिक कैसा होता है? धन आवेश। तब अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं, क्षेत्र की दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं, क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं। जिससे अणुओं का विकृति हो जाता है, जिससे अणुओं का विकृति हो जाता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है।
तो देखिए जैसे कि ये परावैद्युत पदार्थ का कोई अणु है, इसमें धन होता है और ऋण होता है। बात समझ में आया? जब हम इस पर वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो यहाँ पे धन है, ये नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है? तो या इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर भागेगा, और ये क्या होता है, ऋण होता है, या इसको इधर खींचेगा। तो हमारे जो अणुओं की आकृति गोला है यहाँ पर, तो गोलीय न होकर थोड़ा सा मतलब लंबवत हो जाता है या चपटा हो जाता है। गोला है तो चपटा होगा ना, जैसे ऐसे फुटबॉल है उसको चपटा कर दिए। समझ में आया? जब चपटा हो जाता है तो उसकी आकृति में भी परिवर्तन होगा कि नहीं? इसी को मतलब इसका मापन करेंगे कितना परिवर्तन होगा, तो उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब हेडिंग डाल दो तुम लोग, परावैद्युत पदार्थ का भंजन। परावैद्युत भंजन डाल दो, परावैद्युत भंजन। परावैद्युत भंजन, परावैद्युत भंजन। ध्यान से सुनिए, जैसे हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र लगाए तो क्या होगा, यह ऋण वाला यहाँ, धन वाला यहाँ। वैद्युत क्षेत्र को और बढ़ा दिए तब क्या होगा, ऋण वाला और आगे जाएगा, धन वाला और आगे जाएगा। वैद्युत क्षेत्र को और बढ़ा दिए तो क्या होगा, ऋण वाला और आगे जाएगा यहाँ पर, और धन वाला और उधर जाएगा। ऐसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये फूट जाएगा। फूट जाएगा मतलब ऋण वाला यहाँ, धन वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ऋण वाला यहाँ। समझ में आया? तो परावैद्युत पदार्थ जब फूट जाता है तो पूरी तरह चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। किसकी तरह? इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युत भंजन। कभी कभी तुम लोग हाई वोल्टेज के पास रबर लगा के जैसे जाओगे, तभी भी करंट का झटका लग जाता है। तो वहाँ क्या होता है, जो परावैद्युत पदार्थ तुम पहने हो ना, वो फूट जाता है। क्या होता है? फूट जाता है। अब फूट जाएगा तो वह चालक की भांति व्यवहार करेगा। जब चालक की भांति व्यवहार करेगा तुमको करंट लग जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? नहीं समझे? परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत भंजन। परावैद्युत भंजन क्या होता है, माने वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते रहने पर वह पदार्थ फूट जाता है। अब जब पदार्थ फूटता है तो वह चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। उस समय वह परावैद्युत नहीं है। परावैद्युत का उपयोग हम लोग विद्युत से बचने के लिए करते हैं, लेकिन जब फूट गया तो उससे बच पाएंगे हम? समझ में आया? तो लिख लो परिभाषा थोड़ा सा। वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते रहने पर, वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ से परावैद्युत पदार्थ फूट जाता है। फूटने का मतलब क्या होता है, ऋण आवेश अलग और धन आवेश अलग। परावैद्युत पदार्थ फूट जाता है। उस स्थिति में परावैद्युत पदार्थ चालक की भांति व्यवहार करता है। उस स्थिति में परावैद्युत पदार्थ चालक की भांति व्यवहार करता है। इसी क्रिया को परावैद्युत भंजन कहते हैं। इसी क्रिया को परावैद्युत भंजन कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे तो एक स्थिति ऐसे धन वाला टूट के उधर चला जाएगा, ऋण वाला टूट के इधर चला जाएगा। तो परावैद्युत पदार्थ वह परावैद्युत नहीं रह गया, तो क्या हो गया, चालक। जब चालक हो गया तो वह करंट का फ्लो करेगा और वह सुरक्षा नहीं कर पाएगा।
लास्ट हेडिंग है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य। चलें देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है उसको पहले थोड़ा सा समझो 1 मिनट। जैसे हम प्लास्टिक पॉलीथीन पहन के लाइन बनाए, फिर रबड़ पहन के लाइन बनाए, फिर अभ्रक हाथ में लगाकर लाइन बनाए, समझ में आया। तो पॉलीथीन का क्षमता कम है, वह जल्दी टूट जाएगा, उससे झटका हमें जल्दी लगेगा, समझ में आया। रबर का उससे ज़्यादा होगा, अभ्रक का हो सकता है उससे और ज़्यादा हो। तो परावैद्युत सामर्थ्य कहने मतलब हर एक परावैद्युत का कुछ सामर्थ्य होता है, विद्युत सहने की शक्ति, विद्युत क्षेत्र सहने की शक्ति, जो जितना ज़्यादा फूटने से पहले जितना अधिक विद्युत क्षेत्र सहन कर लेगा वही उसकी सामर्थ्य होती है। हमारा बात समझ में आया। जैसे अब तुम ही लोग इतने लोग बैठे हो, कोई 10 किलो का बोझा अपने ऊपर ले सकता है, कोई 10 किलो का लेगा तो नहीं बैठेगा, खड़े जाएगा। 50 किलो उस पर रख दोगे तो क्या बैठ जाएगा, ऐसा होता है ना। तो उसकी क्षमता वो 50 किलो वाला नहीं है। ऐसे ही हर एक परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य होता है। कैसा सामर्थ्य? विद्युत क्षेत्र सहने की, विद्युत क्षेत्र सहने की। कब तक? फूटने से पहले वह जितना विद्युत क्षेत्र सहन कर जाएगा वहीं उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगी। तो लिख लो परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम सीमा, विद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम सीमा जिस पर कोई परावैद्युत पदार्थ, जिस पर कोई परावैद्युत पदार्थ फूटना प्रारंभ करे वही उसकी सामर्थ्य कहलाती है, वही उसकी सामर्थ्य कहलाती है। नोट में लिख ले। पहले फूटना का मतलब क्या था? धन आवेश और ऋण आवेश का अलग होना। फूटे का मतलब कि फोड़ के अलग अलग नहीं, धन आवेश ऋण आवेश का अलग अलग होना, फूटना का मतलब ही। और दूसरा नोट ही भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य भिन्न भिन्न होता। दूसरा नोट क्या होगा? भिन्न भिन्न पदार्थों की परावैद्युत सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है।